अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ काशिम मजीद, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट, हम चैप्टर 6 डिस्कस कर रहे हैं और उसमें आज का हमारा टॉपिक है कार्नोट इंजन एंड कार्नोट थ्योरम। ठीक है, और इसमें हम बात करेंगे कार्नोट इंजन क्या है, ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, और उसके बाद इसकी एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे, परसेंटेज एफिशिएंसी देखेंगे और कार्नोट थ्योरम की हम एक्सप्लेनेशन करेंगे और किन स्टेप्स के थ्रू ये मूव करता है। अब स्टूडेंट, ये बेसिकली फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था 1824 में। सादी कार्नोट इंट्रोड्यूस अ थ्योरेटिकल इंजन। ये क्या है? बेसिकली एक थ्योरेटिकल इंजन है, प्रैक्टिकल इंजन नहीं है। पहली बात ये आपने माइंड में रखनी है। अब बेसिकली ये हीट इंजन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया था कि एक हाइपोथेटिकल मॉडल बनाया जाए और उस मॉडल के अकॉर्डिंग हम देख सकेंगे कि किस तरह से हम जो है ना वो रियल इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। जैसे पेट्रोल इंजन की हमने बात की कि उसकी एफिशिएंसी कितनी 25% है, डीजल इंजन 35 to 40% आपके पास एफिशिएंट था। तो उस एफिशिएंसी को हम इंक्रीज करने के लिए जो है क्या था, एक हाइपोथेटिकल मॉडल बनाया गया था जिसको कार्नोट इंजन कहा गया था और ये सादी कार्नोट ने बनाया था 1824 में। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब स्टूडेंट, इसकी कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में ये बेसिकली एक सिलेंडर पे कंसिस्ट करता है जिसमें गैस इनक्लोज होती है और उसके ऊपर क्या लगा होता है, मूवेबल पिस्टन लगा होता है। ठीक है, जैसे ये देखिएगा, एक आपके पास सिलेंडर है और इसमें गैस मॉलिक्यूल्स इनक्लोज्ड है। ओके, अब इसमें बेसिकली 4 स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है। आप यहाँ पे ये याद रखनी है चीज़ कि आपके पास ये प्रोसेस 4 स्टेप में कंप्लीट होगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो प्रोसेस आपके पास होगा, एक होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन, उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, तो ये 4 स्टेप में ये आपके पास एक साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, और क्योंकि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है इसलिए इसको सादी कार्नोट साइकिल भी कहा जाता है। और उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, ग्राफ भी इसका साथ प्लॉट करना है इसकी कर्व को, और साथ हम इसको समझेंगे भी साथ साथ। ठीक है, फर्स्ट देखें, जो पहला आपके पास प्रोसेस होगा वो क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। अब स्टूडेंट, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या था कि यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर बेसिकली क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। ठीक है, टेम्परेचर में चेंज नहीं आती। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में टेम्परेचर सेम रहना है। मतलब क्या कि अगर गैस को आप आइसोथर्मली एक्सपैंड कर रहे हैं, जब आइसोथर्मली एक्सपैंड करेंगे तो ये मैंने यहाँ पे इसको HTR के ऊपर रख दिया, हीट रेजर्वायर, हाई टेम्परेचर रेजर्वायर, जो कि टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। अब जैसे ही इस गैस को, जो कि इनिशियली अब इस स्टेट में थी, सपोज करें कि इसको आपने क्या करना है, एक्सपैंड करना है। जब एक्सपैंड करेंगे तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो गैस पार्टिकल ने इस पिस्टन के ऊपर वर्क किया, सराउंडिंग के ऊपर, इसको अपवर्ड पुश करने के लिए। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब यहाँ पे एनर्जी डिक्रीज होगी तो HTR ने टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, तो यहाँ से हीट सिस्टम में इन होगी, जिसको आप कह लेंगे Q1। यहाँ पे ये ऐड हो रही है सिस्टम में। ओके, अब जब हीट यहाँ पे ऐड होगी और टेम्परेचर T1 ही मेंटेन रहेगा। ठीक है, लेकिन जो इनिशियल स्टेट थी सिस्टम की आइसोथर्मल एक्सपेंशन से पहले, तब प्रेशर था P1 और वॉल्यूम था V1 और टेम्परेचर था T1। ये इनिशियल स्टेट्स थी। ठीक है, ये क्या है, इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम। जब आपने इसको आइसोथर्मली एक्सपैंड किया तो आपने यहाँ पे देखा कि प्रेशर P2 चेंज हो गया, वॉल्यूम भी चेंज हो गया, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। ये हमने प्रीवियस एक्सप्लेन भी किया था आइसोथर्मल प्रोसेस को, तो यही पॉइंट आपने यहाँ पे देखना है। अब HTR का काम था कि इसने हीट प्रोवाइड करके टेम्परेचर को मेंटेन रखा। अब इसके लिए आपके पास ये जो A से B कर्व है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये आपके पास फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट जो आपके पास प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपेंशन का। जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगी तो तब आप ये देख सकते हैं, इस पॉइंट पे आपके पास प्रेशर क्या है, P1 है। ठीक है, और जब प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या है, कम है। ठीक है, जब प्रेशर ज्यादा होगा, ये मैक्सिमम प्रेशर है यहाँ पे, तो आपके पास वॉल्यूम क्या है, मिनिमम, कम है। अब जैसे ही आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब प्रेशर की वैल्यू क्या होनी है, कम होनी है, और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाना है। और यहाँ पे ये B पॉइंट पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम V1 से V2 हो गया
और यहाँ पे आपके पास प्रेशर जो है वो P2 हो गया। तो इस केस में A से B आते जब आप आइसोथर्मली एक्सपैंड करेंगे तो प्रेशर P1 से रिड्यूस होके P2 हो गया है और वॉल्यूम V1 से इंक्रीज होके V2 हो गया है, मतलब स्टेट वेरिएबल आपके पास चेंज हो गए। लेकिन इन दोनों केसेस में यहाँ पे भी टेम्परेचर T1 था, यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या है T1, क्योंकि आइसोथर्मली एक्सपैंड हुआ है तो आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और इस कर्व को जो कि इसको रिप्रेजेंट करे इस प्रोसेस को, इसको आप आइसोथर्म का नाम देंगे। अब स्टूडेंट हम सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं जो कि है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन में आप क्या करते हैं, बेसिकली इसमें होता है कि ना तो हीट इन होगी सिस्टम में ना ही हीट आउट होगी सिस्टम में, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो आपके पास बेस है इसको हम क्या कर देते हैं, इंसुलेट कर देते हैं, इंसुलेटिंग सब्सटेंस यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, आइडोट एस इंसुलेटिंग सब्सटेंस। जब इंसुलेटिंग सब्सटेंस होगी तो आप इसको एक्सपैंड करेंगे, तो यहाँ पे एक्सपेंशन के लिए गैस वर्क करेगी पिस्टन के ऊपर। जब गैस वर्क करेगी पिस्टन के ऊपर तो उसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, तो टेम्परेचर T1 से चेंज होकर कितना हो जाएगा जी, T2 हो जाएगा। और इस केस में अब आप देखेंगे ये B से C सेकंड स्टेप को एक्सपेंड कर रहा है जो कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। अब ये फर्दर एक्सपैंड होना है, जब फर्दर एक्सपैंड होगा तो मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, और कम होगा, और प्रेशर कम होके कितना हो गया आपके पास P3 हो गया, ठीक है। प्रेशर ये देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस साइड में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ऊपर की तरफ, तो प्रेशर P1 से पहले स्टेप में P2 आया था, P2 से ये कहाँ पे आ गया जी, P3 पे आ गया, मिनिमम प्रेशर हो गया यहाँ पे, ठीक है। और इस केस में आपके पास जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है जो कि V3 है, और टेम्परेचर भी T1 से T2 हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हीट ना ही इन होनी है ना ही आपके पास जो है ना आउट होनी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इस केस में जो कर्व ये रिप्रेजेंट करेगी इसको आप एडियाबैट का नाम देंगे, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है इसमें आइसोथर्मल कंप्रेशन होनी है, मतलब गैस को अगेन कंप्रेस किया जाएगा। तो आप इसके मुकाबले में ये देख सकते हैं दोबारा गैस कंप्रेस हुई है। जब गैस यहाँ पे कंप्रेस होगी तो इस केस में क्योंकि आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर अगेन क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब इस स्टेट से जब आप इस स्टेट में मूव करेंगे तो अगर टेम्परेचर यहाँ पे T2 है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, T2 ही रहेगा। लेकिन अगेन जब आप इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। जब प्रेशर बढ़ेगा P3 से P4 प्रेशर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो इस केस में भी आपके पास जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, V3 से V4 हो जाएगा, वॉल्यूम अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में आप देख सकते हैं वॉल्यूम कम हुआ है और प्रेशर इंक्रीज हुआ, ओके। तो इस केस में टेम्परेचर जो है ना क्या होगा आपके पास है, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हीट जो आपके पास टेम्परेचर है वो क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। और इसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, LTR, क्योंकि जब कंप्रेशन होगी तो गैस पार्टिकल्स की एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। और जब गैस पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज होगी तो आप इसी एनर्जी को ये LTR जो है ना वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा इससे, ठीक है। LTR यहाँ पे लो टेम्परेचर रेजर्वायर है, ये इस हीट एनर्जी को जो गैस पार्टिकल के पास कंप्रेशन की वजह से आएगी उसको यहाँ से रिमूव कर लेगा, जिसको आप Q2 का नाम दे रहे हैं, ओके। उसके बाद इसीलिए क्योंकि हीट जो एक्स्ट्रा यहाँ पे जनरेट होगी उसको आप LTR की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो इस वजह से टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस केस में T2 से टेम्परेचर क्या रहा, T2 ही, और इसको आपने आइसोथर्म का नाम दे दिया। अब जो फोर्थ और लास्ट आपके पास स्टेप है वो क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन में अगेन क्या करना है, आपने इंसुलेटिंग सब्सटेंस के ऊपर इसको रखना है, ठीक है, इंसुलेटिंग सब्सटेंस में, और अगेन इसको कंप्रेस ही करना है, ठीक है, और इसको कंप्रेस करेंगे, ठीक है। जब आप इसको अगेन कंप्रेस करेंगे तो इस केस में टेम्परेचर चेंज होके फिर से क्या हो जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर की तरफ। क्यों, क्योंकि जब आप इसको और कंप्रेस करेंगे तो जो फर्स्ट स्टेप से पहले इसकी स्टेट थी जिसको इनिशियल स्टेट का आप नाम दे रहे हैं P1, V1 और T1, ठीक है, इस स्टेट में ये चला जाएगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं जब आप ये जो D से A अगेन कर्व आपके पास ये एडियाबैटिक कर्व है, ठीक है, और एडियाबैटिक इसमें कंप्रेशन हो रही है। और इस केस में आप देख सकते हैं अगेन इस पॉइंट पे क्या होगा, जब ये यहाँ पे मिलेगा तो प्रेशर P1 हो जाएगा और वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा यहाँ पे T1 ही हो जाएगा। तो ये इनिशियल स्टेट सिस्टम ने यहाँ से सिस्टम स्टार्ट किया था मूव करना, इनिशियल स्टेट से इस स्टेट से होता हुआ दोबारा कहाँ पे आ गया है,
इनिशियल स्टेट पे ही आ गया, ठीक है, P1 V1 T1 और यहाँ पे P1 V1 और T1। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक रिवर्सिबल प्रोसेस था, साइक्लिक प्रोसेस था, ठीक है, और ये कंटिन्यू करेगा इसी प्रोसेस को, और इसी तरह से आपके पास जो है ना जो हीट एनर्जी है इसको यूजफुल वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट करता रहेगा, और जो इसके पास एनर्जी है उसको किसमें से Q2 की फॉर्म में LTR में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये आपके पास इस कर्व को आपने एक्सप्लेन भी कर देना है, ये 4 स्टेप को लिख भी देना है, ठीक है। और फिर हम जो 4 स्टेप है उसमें एफिशिएंसी इसकी कैलकुलेट करेंगे। अब एफिशिएंसी क्या होती है, ये रेशियो है बिटवीन आउटपुट वर्क टू द इनपुट एनर्जी, ठीक है। अब आउटपुट वर्क यहाँ पे उसको अगर डेल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इनपुट एनर्जी हमने दी थी यहाँ पे STR से, वो कितनी है, Q1 है, ओके। तो इसका मतलब क्या होगा, W/Q1। अब इसने सिस्टम ने जो वर्क किया है वो किसके इक्वल होगा, अगर हम हीट इंजन की बात करते हैं तो उसमें हमने बात की थी कि ये जो वर्क डन है ये किसके इक्वल होता है, Q1 माइनस Q2, ठीक है। Q1 वो हीट थी जो STR से ली गई थी, और Q2 वो हीट थी जो STR को दी गई थी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही बेसिकली यूजफुल वर्क की फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होगी, ओके। तो इसलिए ये आपने याद रखना है, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W। ये प्रीवियस टॉपिक में भी हमने एक्सप्लेन किया। तो इसकी जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर दें, जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, Q1 ओवर Q1 माइनस Q2 ओवर Q1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, और ये Q2 ओवर Q1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो एफिशिएंसी है ये क्या आ जाएगी, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, ईटा से इसको डिनोट किया जाता है, इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया एफिशिएंसी कैलकुलेट करने। अब अगर हमने इसको टेम्परेचर से रिलेट करना हो तो ये हीट है वही बेसिकली क्या है, टेम्परेचर है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप ये कह सकते हैं Q1 ओवर Q2 इज इक्वल टू होगा T1 ओवर T2 की। जिसका मतलब जहां पे Q2 आ रहा है वहां पे T2 आ जाएगा, और जहां पे Q1 है वहां पे आप T1 से रिप्लेस कर देंगे जैसे इसको। तो ये एफिशिएंसी का फार्मूला इन टर्म ऑफ टेम्परेचर 1 माइनस T2 ओवर T1 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन के लिए आपने यूज करना है, इसको याद कर लें। उसके बाद अगर आपने परसेंटेज एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे इसको, तो परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एफिशिएंसी है ये बेसिकली डिफरेंस के ऊपर, टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है कि T2 और T1 में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। अब आप देखें इसकी एफिशिएंसी कैसे मैक्सिमम होगी, अगर आप क्या करें कि इस T1 को जितना कम कर लें, ठीक है, और T2 ओवर T1 है, मतलब T2 आपके पास की वैल्यू दोनों का आप डिफरेंस जितना आपके पास क्या होगा, कम होगा, उतनी एफिशिएंसी यहाँ पे सिस्टम की क्या होगी, ज्यादा होगी। और दूसरा आप इसी बेस पे, और दूसरी ये बात देखें सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है, वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी बेस पे आप कार्नोट थ्योरम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन से कोई भी इंजन ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता, ठीक है, और ये ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर्स, ओके। तो इस केस में आपने ये कार्नोट थ्योरम को भी एक्सप्लेन कर देना है। यहाँ इसकी सेकंड स्टेटमेंट ये भी हो सकती है आपके पास कि ऑल रिवर्सिबल इंजन हैव सेम एफिशिएंसी when operating between same two temperature respective of the nature of substance। तो आप ये फार्मूले से देख सकते हैं ये नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर क्या है, इंडिपेंडेंट है। और दूसरे लास्ट में एक पॉइंट आप ये भी ऐड कर सकते हैं, ऑल रियल हीट इंजन आर लेस एफिशिएंट देन कार्नोट इंजन। क्यों लेस एफिशिएंट है, क्योंकि एनर्जी लॉसेस की वजह से और फ्रिक्शन की वजह से हीट यहाँ पे क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो जाएगी। और जो आपके पास है हीट एनर्जी है Q1, और जो आप LTR में कन्वर्ट कर रहे हैं Q2, यहाँ पे जितना डिफरेंस इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना वर्क डन ज्यादा आएगा, जितना डिफरेंस कम होगा उतना वर्क डन आपके पास कम होगा, ठीक है। तो ये आपने कार्नोट इंजन को एक्सप्लेन किया, इसकी कंस्ट्रक्शन हमने देखी इसमें, और इसके स्टेप्स को देखा, कर्व को एक्सप्लेन किया, एफिशिएंसी निकाली, और लास्ट पे कार्नोट थ्योरम को एक्सप्लेन किया। तो होपफुली ये टॉपिक आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।